ठीक है, शुरू करें। आज की क्लास में हम बात करेंगे लोक गाथाओं की उत्पत्ति के सिद्धांतों के ऊपर। कुछ महत्वपूर्ण पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने लोक गाथाओं की उत्पत्ति कैसे हुई उसको लेके अपने कुछ विचार दिए, अपने कुछ मत दिए, जिसे हम लोक गाथाओं की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के रूप में जानते हैं। उन सभी सिद्धांतों का हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांतों के पीछे उनके तर्क क्या थे और उनकी मान्यताएं क्या थी। इसके पहले की क्लास में हमने लोक गाथा क्या है और लोक गाथा की प्रमुख विशेषताओं को भी जानने समझने का प्रयास किया है। ठीक है, लोक गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में जो पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह जर्मनी के एक विद्वान हुए जिनका नाम जैकब ग्रीम था। क्या नाम था उनका? जैकब ग्रीम। जैकब ग्रीम का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को कहा जाता है समुदायवाद का सिद्धांत। ठीक है, जैकब ग्रीम का सिद्धांत है जिसे कि समुदायवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब नाम से ही स्पष्ट है समुदायवाद। जैकब ग्रीन का यह मानना था कि लोक गाथाओं की उत्पत्ति सामूहिक देन है, समूह की देन है, समुदाय की देन है, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। आप जब भी लोक साहित्य, लोकगीत या लोक गाथा या लोक कथा की विशेषता के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उनकी विशेषताओं में एक बात आती है कि यह इसमें सामूहिकता होती है। ठीक है, मौखिक परंपरा से यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती है और फिर वह लोक साहित्य, चाहे वह लोक गाथा हो, लोक कथा हो, लोकगीत हो, पूरे समुदाय की संपत्ति बन जाती है। वह पूरा साहित्य पूरे समुदाय की संपत्ति हो जाता है। जैकब ग्रीन इसी बात को कह रहे हैं कि लोक गाथा के निर्माण के पीछे विशिष्ट कवि, ठीक है, या रचयिता का हाथ नहीं होता। वो यह मानते हैं कि समस्त जनता के द्वारा ही इसकी रचना की जाती है या समस्त रचना के द्वारा ही लोक गाथा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा उनका मानना था। वो कहते हैं कि लोक गाथाओं की उत्पत्ति का श्रेय समुदाय को जाता है और इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली, परंपराएं एक जैसी होती हैं। कई तरह के ऐसे अवसर होते हैं, ठीक है, हर्ष के अवसर, विषाद के अवसर, पर्व, त्योहार इत्यादि, वे सब लोग एक साथ सुख दुख का अनुभव करते हैं। यानी कि जो सामुदायिकता होती है, एक समूह के लोग एक जैसा रहन सहन है, एक जैसी जीवन शैली है, एक जैसी परंपराएं हैं, उनके सुख दुख के अनुभव भी एक जैसे हैं। तो किसी मेला, उत्सव, धार्मिक पर्व, त्योहार, ठीक है, ये सब उस समुदाय के लोगों में एक जैसा होता है। ठीक है, किसी खास समुदाय क्षेत्र विशेष की वो बात करते हुए बता रहे हैं। और हर्ष, प्रसन्नता, मेला, त्योहार, इन्हीं अवसरों पर समुदायों द्वारा जो रचित साहित्य है, रचित लोक गाथाएं हैं, कथात्मक गीत है, वह लोक गाथा उसे मानते हैं और कहते हैं कि पूरा समूह मिलकर ही उसकी रचना करता है, वह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है। तो जैकब ग्रीम का सिद्धांत समुदायवाद पे काम करता है, यानी कि लोक गाथाओं की उत्पत्ति समूह द्वारा हुई है, क्षेत्र विशेष की का जन समूह, क्षेत्र विशेष के समुदाय ने लोक गाथाओं की रचना की होगी या उससे लोक गाथाओं का आगमन हुआ होगा, यह मानना है जैकब ग्रीम का। आई बात समझ में? अब इस विचार के विपक्ष में भी विचार है, आगे हम उस पर जैसे जैसे नाम आएंगे विद्वानों के और उनके सिद्धांत आएंगे वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जैकब ग्रीम का सिद्धांत समुदायवाद की बात करता है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है डब्ल्यू श्लेगल का। डब्ल्यू श्लेगल का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को कहा जाता है व्यक्तिवाद का सिद्धांत। ठीक है, डब्ल्यू श्लेगल व्यक्तिवाद के सिद्धांत को मानते हैं और यह सिद्धांत जैकब ग्रीम के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत बात कहता है। कैसे? जैकब ग्रीम कहते हैं कि लोक गाथाओं की रचना समूह ने की है, समुदाय ने की है। डब्ल्यू श्लेगल कहते हैं कि नहीं भाई, ठीक है, लोक गाथाएं या लोक साहित्य समुदाय की संपत्ति है, समुदाय पे उस समुदाय का पूरा अधिकार है, उस पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वह स्थानांतरित होती आई है। लेकिन डब्ल्यू श्लेगल कहते हैं कि कोई लोक गाथा
या कोई लोकगीत या लोक कहानी, उसकी रचना सबसे पहले किसी एक व्यक्ति ने ही की होगी। ठीक है, उनका यह कहना है कि समूह के लोग बैठ करके उसकी रचना नहीं, समूह के लोगों ने बैठ करके उसकी रचना नहीं की होगी, किसी एक व्यक्ति ने उसकी रचना की होगी। फिर धीरे धीरे वह मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वह पूरे समाज की संपत्ति, वह लोक गाथा बन गई होगी। उनका यह मत है, और यह मत बहुत हद तक वैज्ञानिक भी प्रतीत होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में सामूहिकता आती है, लेकिन लिखा तो किसी एक व्यक्ति ने होगा, बोला तो किसी एक व्यक्ति ने होगा, फिर उसमें किसी ने सुधार कर दिया होगा या कुछ उसमें जोड़ दिया होगा, या दो चार लोगों ने मिलकर के लिखा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा। बहुत सारी संभावनाएं इस बारे में जताई जा सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के उस केंद्र में होने से, मान लीजिए 5 लोगों ने भी किसी लोक कथा की रचना की होगी बैठकर बात करते करते, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो केंद्र में रहा होगा उस रचना के, जिसकी भूमिका अधिक रही होगी। तो यह सिद्धांत, डब्ल्यू श्लेगल का सिद्धांत, व्यक्ति को महत्व देता है। इसे ठीक से ऐसे समझिए कि यह भवन बना है, जिस भवन के नीचे हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, विराट भवन है यह। ठीक है, इसे बनाने में बहुत सारे कारीगर, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे लोग लगे होंगे, लेकिन मुख्य कारीगर तो कोई ना कोई एक रहा होगा, एक व्यक्ति मुख्य कारीगर रहा होगा, जिसके दिशा निर्देश में और जिसके मार्गदर्शन में, जिसकी देखरेख में सब लोगों ने ये काम किया होगा। तो वह व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा होगा, जिसकी पूरी निगरानी रही होगी, जिसको हम वास्तुकार कहते हैं, जिसकी पूरी योजना रही होगी। डब्ल्यू श्लेगल यह मानते हैं कि लोक गाथाएं सामूहिक संपदा होते हुए भी किसी एक व्यक्ति द्वारा रची गई होगी या कही गई होगी, उनकी यह मान्यता है। ठीक है, वो कहते हैं कि लोक गाथाओं की सृष्टि में अनेक व्यक्तियों का हाथ होता है, अनेक कवियों का हाथ होता है। एक परंपरा से जब दूसरी परंपरा में जाती है, वह तो अलग लोक गायक मिल जाएगा, फिर अगली बार अलग लोक गायक मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहली बार जब वह लोक गाथा बनी होगी, रची गई होगी, तो किसी एक व्यक्ति ने ही उसे रचा होगा। ठीक है, तो उनका साफ कहना है कि लोक गाथा या कविता का रचयिता सबसे पहले कोई न कोई एक व्यक्ति ही रहा होगा। ठीक है, और इसलिए डब्ल्यू श्लेगल के इस सिद्धांत को हम व्यक्तिवाद का सिद्धांत कहते हैं, जो जैकब ग्रीन के सिद्धांत से बिल्कुल उलट, विपरीत बात करता है। और दोनों सिद्धांतों का, दोनों तर्कों का अपना मूल है, अपना महत्व है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद तीसरा जो सिद्धांत है वह है स्टेंथल का सिद्धांत। स्टेंथल का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जातिवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये जो स्टेंथल है, ये इनका सिद्धांत जैकब ग्रीन के समुदायवाद के सिद्धांत से मिलता है, क्योंकि जब यह जाति की बात करते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत को हम जातिवाद भी कहते हैं, तो जब यह जाति की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक जाति में समूह के लोग आएंगे। ठीक है, खास ढंग से जीने वाले, खास ढंग से अपना रहन सहन और रीति रिवाज को मानने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, इनका मानना था कि संपूर्ण जाति, अलग अलग जो जातियां हैं, वो जातियों के लोगों ने मिलकर, ठीक है ना, अलग अलग जातियों के लोगों ने मिलकर लोक गाथाओं की रचना की होगी। या वही समुदायवाद की बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, समुदायवाद की जगह इन्होंने इसे जातिवाद का नाम दे दिया। ठीक है, वो कहते हैं कि एक जाति का एक व्यक्ति जैसा अनुभव करता है, प्रायः उस जाति के सारे लोग वैसा ही अनुभव करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लोकगीतों की जब प्रकारों की बात हुई थी, तो उसमें जाति गीत भी आया है कि किसी खास जाति के लोग गीत गाते थे। ठीक है ना, वो उनकी अपनी गीत, उनका अपना गीत होता था, उनकी अपनी परंपरा होती थी। तो ये कहते हैं कि एक जाति के, खास जाति के लोग एक जैसा अनुभव करते हैं, और समूची जाति, एक व्यक्ति उस जाति का जैसा अनुभव करता है, समूची जाति वैसा अनुभव करती है। ठीक है, इस प्रकार वो कहते हैं कि लोक गाथा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति न होकर संपूर्ण जाति की संपत्ति होती है। और स्टेंथल का यह सिद्धांत, जो जातिवाद का सिद्धांत है, यह ग्रीन के समुदायवाद के सिद्धांत से मेल खाता हुआ नजर आता है। आगे बात समझ में। तीसरा सिद्धांत था जातिवाद का सिद्धांत, स्टेंथल का सिद्धांत। ठीक है, चौथा सिद्धांत, ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिशप पर्सी का यह सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को कहा जाता है चारणवाद। क्या कहा जाता है? चारणवाद। बिशप पर्सी
इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध लोक साहित्य के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हुए और बहुत काम किया इन्होंने लोक साहित्य के ऊपर, ठीक है। इनका मानना था बिशप पर्सी का कि लोक गाथाओं का निर्माण चारण और भाटों द्वारा हुआ है। वो कहते थे कि चारण और भाटों ने लोक गाथाओं के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है और उन्हीं को इसका वो श्रेय देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं और देखते भी है, उनके अनुभव से निकली हुई यह बात है कि मध्यकाल में, ठीक है ना, मध्यकाल में इंग्लैंड में, जो बहुत बड़ा इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि मध्यकाल में, ठीक है, चारण जो थे वो ढोल या सारंगी बजाते हुए याचना करते थे, लोगों से मांगते मांगते थे अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए, ठीक है। या फिर ये जो भाट और सारण है, ये धनी व्यक्तियों के यहाँ चले जाते थे और धनी व्यक्तियों के यहाँ जाकर उनके सम्मान में गीत गाते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। जैसे अब आप याद करिए रीतिकाल का साहित्य, ठीक है, आई बात समझ में, रीतिकाल के साहित्य में भी तो ऐसा होता रहा है कि राजाओं की प्रशंसा होती थी और राजा अपने कवियों, आश्रयदाता कवियों को बहुत पुरस्कार देते थे। तो ये वहां चले जाते थे किसी शक्तिशाली धनी व्यक्ति के यहाँ, उनकी प्रशंसा करते थे, उनका गुणगान करते थे और उनके सम्मान में गीत गाते थे और बदले में वो धनी व्यक्ति या राजा या जो बड़ा आदमी था वह उनको कुछ दे देता था, धन दे देता था। तो बिशप पर्सी का मानना है कि वीर गाथाओं का निर्माण इन्हीं चारणों ने किया, इन्हीं चारणों के द्वारा वीर गाथाओं का निर्माण हुआ। कैसे? वो राजा के यहां चले गए, धनी व्यक्ति के यहां चले गए और उनका गुणगान करने लगे, उनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। तो वो मानते हैं कि इन्हीं चारणों के द्वारा वीर गाथाओं का निर्माण हुआ और फिर छोटे छोटे वर्णनात्मक गीत जो है, वो वर्णनात्मक गीत भी इन्हीं चारणों द्वारा रचे गए या बोले गए। तो इनका यह मानना है बिशप पर्सी का कि भाटों द्वारा और चारणों द्वारा लोक गाथाओं का निर्माण हुआ होगा। ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ गीतों के संबंध में, कुछ गाथाओं के संबंध में इस बात को माना जा सकता है, लेकिन हर तरह के गीत, हर तरह के विषयों से जुड़े हुए गीत भाटों और चारणों ने ही गाए और रचे होंगे, यह बात पूरी तरह से वैज्ञानिक दिखाई नहीं देती है। आई बात समझ में? तो यह भी सिद्धांत लेकिन महत्वपूर्ण है जो भाटों और चारणों को लोक गाथाओं का जनक मानता है, ठीक है। पांचवा सिद्धांत मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा और यह सिद्धांत है प्रोफेसर चाइल्ड का सिद्धांत। प्रोफेसर चाइल्ड का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व विहीन व्यक्तिवाद, बहुत मजेदार टर्म है, इसे समझाता हूं आपको। प्रोफेसर चाइल्ड का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है व्यक्तित्व विहीन व्यक्तिवाद, ठीक है। अमेरिका के लोक साहित्य के बड़े मर्मज्ञ अध्येता और विद्वान हुए प्रोफेसर चाइल्ड। उनका मानना है कि जिस प्रकार किसी कविता का लेखक एक होता है, कोई एक कवि होता है, ठीक है, उसी प्रकार गाथाओं की रचना भी किसी एक व्यक्ति ने की होगी। समझ रहे हैं? वो कहते हैं कि जिस प्रकार कविता का रचनाकार कोई एक कवि होता है, वैसे ही लोक गाथाओं की रचना भी किसी एक व्यक्ति ने ही की होगी, ठीक है। परंतु आगे चलकर उस एक व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर बाद में वह समाज का पूरा और लोक का पूरा अधिकार उस पर हो जाता है। इसलिए उन्होंने इसका क्या नाम दिया? व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद। व्यक्ति एक है जिसने रचना की है, ठीक है, लेकिन अब उस व्यक्ति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उस लोकगीत में या उस लोक गाथा में या उस लोक रचना में नहीं है, क्योंकि समय के अनवरत प्रवाह और मौखिक परंपरा दर परंपरा जो वह लोक साहित्य या लोक गाथा जो चलती आ रही है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है, बहुत सारा बदलाव हो चुका है। तो इसलिए वह एक व्यक्ति का होते हुए भी उस व्यक्ति का नहीं रहा, उस व्यक्ति की कोई छाप उसमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए प्रोफेसर चाइल्ड के सिद्धांत को व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद कहा जाता है और बहुत एक वैज्ञानिक आधार वो देते हैं। जो आप देखें कि साम्यवाद और व्यक्ति, जो पहला जो प्रोफेसर ग्रीम का जो समुदायवाद है, ठीक है, और श्लेगल का जो व्यक्तिवाद है, यह सिद्धांत दोनों का संतुलित रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति ने रची है रचना, लेकिन बाद में फिर उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व उस रचना में नहीं होता, फिर वह पूरे समुदाय का हो जाता है।
तो ये मानना था प्रोफेसर चाइल्ड का, ठीक है, कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा गाए जाने के कारण उस मूल व्यक्ति का व्यक्तित्व उस साहित्य से या उस रचना से निकल जाता है और अंततः उस गाथा से, उस रचना से मूल लेखक का व्यक्तित्व तिरोहित हो जाता है और वह जन सामान्य की संपत्ति बन जाता है। ठीक है, प्रोफेसर चाइल्ड का जो मत है वह मूलतः श्लेगल के व्यक्तिवाद के सिद्धांत से मेल खाता है, लेकिन दोनों का रूप उसमें देखने को मिलता है, दोनों का संतुलन उसमें मिलता है। प्रोफेसर चाइल्ड ने लोक गाथाओं के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड्स, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो चाइल्ड का सिद्धांत व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद की वकालत करता है, जिसमें लेखक होता है लेकिन उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और वह रचना समाज की संपत्ति बन जाती है। ठीक है, अंत में आता है छठा, भारतीय विद्वान हुए लोक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने इन सभी सिद्धांतों को एक साथ मिला दिया और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था समन्वयवाद का सिद्धांत। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि यह सिर्फ समुदाय द्वारा नहीं है, यह व्यक्ति द्वारा नहीं है, यह सिर्फ जाति का नहीं है, यह सिर्फ व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद नहीं है, ठीक है, यह सबका मिला जुला रूप है। ठीक है, यह चारणों का भी नहीं है, यह सबका मिला जुला रूप है। और यह बात सही है कि सभी सिद्धांतों को जब, क्योंकि हर तरह के गीतों पे, हर तरह की लोक गाथाओं पे एक जैसा पैमाना या एक जैसी बात लागू नहीं होती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सच है, किसी न किसी संदर्भ में, किसी न किसी विषय में ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं सच्चे हैं, पर उनका दायरा सीमित है। कोई सिद्धांत किसी एक संदर्भ पे लागू हो रहा है, कोई सिद्धांत किसी एक संदर्भ पे लागू हो रहा है, तो उनका मानना है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का कि लोक गाथा की उत्पत्ति में सारे के सारे कारण विद्यमान है। व्यक्ति का भी महत्व है, समुदाय का भी महत्व है, चारणों द्वारा जो लोकगीत गाए गए हैं उनका भी महत्व है, ठीक है, और फिर क्या, जाति का भी महत्व है। तो इस तरह से डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उस सिद्धांत को समन्वयवाद का सिद्धांत कहते हैं, जो सभी सिद्धांतों को मिलाकर और लोक गाथाओं की उत्पत्ति की बात करता है यह सिद्धांत। और यह सिद्धांत अत्यधिक प्रामाणिक, वैज्ञानिक और ठोस है, क्योंकि सिर्फ किसी एक सिद्धांत पे जब हम बात करते हैं तो बाकी सारे विषय या बाकी सारे संदर्भ उससे छूट जाते हैं, लेकिन जब हम सबको एक साथ समन्वित कर देते हैं सारे सिद्धांतों को, तो हम मान सकते हैं कि इन सभी सिद्धांतों के कारण लोक गाथाओं की उत्पत्ति हुई होगी। और यह सिद्धांत एक वैज्ञानिक वकालत करता है लोक गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, तो ये कुल 6 सिद्धांत हमने पढ़े लोक गाथाओं की उत्पत्ति के बारे में। पहला क्या था? जैकब ग्रीन का समुदायवाद का। दूसरा क्या था? डब्ल्यू श्लेगल का व्यक्तिवाद, ठीक है। तीसरा था स्टेंथल का जातिवाद। चौथा था बिशप पर्सी का चारण का सिद्धांत, ठीक है। पांचवा था प्रोफेसर चाइल्ड व्यक्तित्व विहीन व्यक्तिवाद। और छठा था कृष्णदेव उपाध्याय का समन्वयवाद का। ठीक है, आई बात समझ में? अब परीक्षा में आपसे प्रश्न आए कि लोक गाथा क्या है, लोक गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें, तो आप ये लोक गाथा क्या है उसको बताते हुए इन सिद्धांतों के बारे में बहुत आसानी से अपनी भाषा, अपने शब्द और अपने अंदाज में उत्तर लिखिए। ठीक है, समझ लेना है चीजों को और उसे लिखने की आदत अपनी भाषा में डालनी है, अपने शब्दों में डालना है, तभी जाकर आप बेहतर चिंतक बन पाएंगे, बेहतर सर्जक बन पाएंगे। ठीक है, अपनी बात कैसे कहनी है ये तरीका आप सीखेंगे, ये सलीका आप सीखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आप लिखें वह लेखन आपका अपना मौलिक हो, आपकी अपनी भाषा हो। तथ्य तो वही है, बातें तो आप वही कहेंगे जो किताबों में आपने पढ़ी या जो मैंने आपको बता दिया या जो सिद्धांत है, जो तथ्य है, लेकिन उस तथ्य को प्रस्तुत करने की आपकी भाषा अपनी होनी चाहिए। और जब आप इसके लिए प्रयास करें कि पढ़ने लिखने के बाद आप जो नोट्स भी बनाएं उसे भी अपनी भाषा में बनाएं,
आपका आधा से अधिक काम वही हो जाएगा। फिर उसको एक बार दो बार आप पढ़े, फिर वह हमेशा के लिए वह चीज आपकी हो जाएगी। बीच बीच में आपको एक बार दो बार उसे देखते रहना होगा। जैसे कि लाइब्रेरी की ढेर सारी खूबसूरत किताबों को अगर हम न उठाएं, न देखें, तो उस पर धूल की परतें जम जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें उठाना होता है, निकालना होता है और झाड़ के फिर से रख देना होता है। तो अपने पढ़े गए को, अपने लिखे गए को उस किसी लाइब्रेरी, पुरानी लाइब्रेरी में रखी गई किताब की तरह, किताब की मानिंद निकालिए, थोड़ा झाड़िए, थोड़ा सहलाइए, एक बार देख लीजिए और फिर उसे वहां रख दीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अगली क्लास में हम लोक नाटकों पे बात करेंगे।